सोलो लेवलिंग यूनिवर्स का सबसे पावरफुल रूलर कौन है और ये बाद में मोनार्क कैसे बना और ये सारी अपनी पावर्स जिन्मू के अंदर ट्रांसफर क्यों करना चाहता है, तो यही सारी चीजें मैं इन डिटेल्स इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो अगर तुम लोग शैडो मोनार्क की फुल लाइफ स्टोरी जानने में इंटरेस्टेड हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो देखो, कुछ सदियों पहले लाइट और डार्कनेस के बीच एक क्रिएटर एग्जिस्ट किया करता था जिसका नाम था एब्सोल्यूट बीइंग। उसने अपनी क्रिएटर पावर से कई सारे यूनिवर्स बनाए और उन यूनिवर्स पे राज करने के लिए उसने इंसानों और मॉन्स्टर के साथ साथ और भी कई सारे क्रिएचर बनाए और इन सारे क्रिएचर्स की रक्षा करने के लिए उसने बनाए 8 रूलर्स और इन सारे क्रिएचर के बीच में तबाही लाने के लिए उसने बनाए 8 मोनार्क्स। और क्योंकि रूलर और मोनार्क्स एक दूसरे के बिल्कुल ही अपोजिट थे, इसीलिए उन दोनों के बीच हमेशा लड़ाई चलती रहती है, जिस वजह से बाकी सारे क्रिएचर बिना वजह ही मरने लगते हैं। और दूसरी तरफ बता दूं कि एब्सोल्यूट बीइंग ने ये सारे क्रिएचर्स, मोनार्क्स और रूलर्स को इसीलिए बनाया ताकि वो इन सबके बीच एक कभी ना खत्म होने वाली लड़ाई को देख के एंटरटेन हो सके। मतलब एब्सोल्यूट बीइंग ने इन सारे क्रिएचरों को इसलिए बनाया ताकि वो इन सबको लड़ाई करते हुए देख सके और खुद मजे ले सके, क्योंकि लड़ाई झगड़ा खून खराबा देख के उसे सुकून मिलता था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ रूलर्स को इसलिए बनाया गया था ताकि वो सबकी रक्षा कर सके। इसी वजह से लोगों को मरते हुए देख के रूलर्स को काफी तकलीफ होती थी। इसीलिए जब सारे रूलर्स को एब्सोल्यूट बीइंग की ये रियलिटी पता चलती है कि उन लोगों की वजह से ही सारे लोगों की जान जा रही है, तब 8 में से 7 रूलर्स एब्सोल्यूट बीइंग को मारने के लिए उसकी तरफ हमला करते हैं। लेकिन इनमें से एक रूलर जिसका नाम ऐश बॉर्न था, वो एब्सोल्यूट बीइंग के लिए बहुत ही ज्यादा वफादार था। इसीलिए वो एब्सोल्यूट बीइंग को बचाने के लिए 7 रूलर्स के अगेंस्ट फाइट करने लग जाता है। लेकिन क्योंकि वो अकेला था, वो इन 7 के खिलाफ अकेले नहीं लड़ पाता है और बहुत बुरी तरह हार जाता है। और फिर वो जब मरने ही वाला होता है तब वो अपने अंदर एक अनोखी पावर को महसूस करता है, जिसे एक्टिवेट करते ही वो एक रूलर से बदल के एक मोनार्क बन जाता है। और साथ ही उसके अंदर मरे हुए लोगों को जगाने की पावर यानी शैडो एक्सट्रैक्शन की पावर भी आ जाती है और इसीलिए उसे शैडो मोनार्क कहा जाता है। और ये नई पावर उसे एब्सोल्यूट बीइंग नहीं दी थी, क्योंकि एब्सोल्यूट बीइंग को बचाने के लिए वो उसकी तरफ से लड़ रहा था। और फिर वो शैडो मोनार्क बनने के तुरंत बाद ही वो अपनी एक पूरी आर्मी बनाता है और एब्सोल्यूट बीइंग को बचाने के लिए फिर से बैटलफील्ड में उतर जाता है। लेकिन जब तक वो आता है तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि 7 रूलर्स ने मिलकर एब्सोल्यूट बीइंग को मार दिया था। और साथ ही वो सारे मिलकर एब्सोल्यूट बीइंग की कुछ पावर भी हासिल कर चुके थे, जिससे वो 7 रूलर्स मोनार्क से कई ज्यादा पावरफुल बन चुके थे, जिससे पावर का बैलेंस बिगड़ने लगता है। मोनार्क एक के बाद एक हारने लगते हैं। और दूसरी तरफ ऐश बॉर्न, जो कि अब एक मोनार्क बन चुका था और वो सारे रूलर्स के ऊपर काफी गुस्सा भी था, क्योंकि उन सारे रूलर्स ने मिलके उसके गॉड एब्सोल्यूट बीइंग को जान से मार दिया था। इसीलिए उसने डिसाइड किया कि अब वो मोनार्क्स की तरफ से लड़ेगा और पावर के बैलेंस को सही करेगा और रूलर्स को उनकी औकात दिखाएगा। और फिर वो अपनी मिलियंस ऑफ शैडो सोल्जर की आर्मी को लेके रूलर्स के अगेंस्ट फाइट करने लग जाता है। और उसकी न्यू पावर्स को देख के रूलर्स के साथ साथ मोनार्क्स भी डर जाते हैं। और ये सब देख के उस समय रूलर्स तो पीछे हट जाते हैं। लेकिन 8 में से 2 मोनार्क, बैरन द डीमन किंग और रकान द बीस्ट ऑफ मोनार्क, शैडो मोनार्क को एक बड़ा थ्रेट समझ के उसके ऊपर हमला कर देते हैं। और इसी हरकत से गुस्सा होकर शैडो मोनार्क बैरन द डीमन किंग को जान से मार देता है। और रकान द मोनार्क ऑफ बीस्ट ये सब देख के डर के मारे वहां से अपनी पूरी आर्मी लेके भाग जाता है। और जब रूलर्स देखते हैं कि शैडो मोनार्क ने अपने दुश्मन में से एक मोनार्क को मार दिया है, तब सारे रूलर्स मिलकर शैडो मोनार्क से अपनी सारी पिछली हरकत के लिए माफी मांगते हैं। लेकिन शैडो मोनार्क कहता है कि अगर तुम्हें माफी चाहिए तो तुम मुझे भी मेरे मास्टर एब्सोल्यूट बीइंग की तरह ही मार दो, क्योंकि अब मुझे मौत से ही शांति मिल सकती है। लेकिन रूलर्स उसे कुछ नहीं करते हैं और वहां से चले जाते हैं। और इस पूरी लड़ाई के दौरान शैडो मोनार्क भी काफी बुरी तरीके से जख्मी हुआ था और उसकी पूरी शैडो आर्मी लगभग खत्म हो चुकी थी। इसीलिए वो अपनी पूरी पावर रिस्टोर करने के लिए कुछ समय के लिए छुप जाता है। और फिर जब वो कुछ समय बाद अपनी पूरी पावर रिस्टोर करके वापस आता है, तब वो देखता है कि सारे रूलर्स ने मिलकर बहुत सारे मोनार्क्स को काफी बुरी तरीके से जख्मी कर दिया है और मोनार्क्स की सेना भी रूलर्स से डरने लगी है। इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो मोनार्क्स की टीम ज्वाइन करके रूलर्स के अगेंस्ट फिर से लड़ाई करेगा। इसीलिए वो सबसे पावरफुल मोनार्क एंटेरेस, जिसे मोनार्क ऑफ डिस्ट्रक्शन कहा जाता है, वो उसके पास जाता है और वो दोनों एक साथ मिलकर रूलर्स के खिलाफ लड़ने के लिए एक प्लान बनाते हैं, जिसके अकॉर्डिंग वो एक ऐसा प्लेनेट ढूंढते हैं जहां वो रूलर से छिप के अपनी एक मॉन्स्टर की बहुत बड़ी आर्मी बिल्ड कर सके। और क्योंकि अर्थ पे इंसान रहते हैं जो कि मॉन्स्टर के खिलाफ काफी वीक थे, इसीलिए वो अपनी आर्मी बेस के लिए अर्थ को ही चूज करते हैं, जहां वो अपनी मॉन्स्टर आर्मी की हेल्प से सारे इंसानों को मार के पूरी धरती से इंसानियत का नाम मिटा देते हैं। लेकिन रूलर्स को जब ये बात पता चलती है कि सारे मोनार्क्स ने मिलके अर्थ के सारे इंसानों को मार दिया है, तब वो सारे रूलर्स मिलके कप ऑफ रीइंकार्नेशन नाम की डिवाइस का यूज करके टाइमलाइन को 10 साल पीछे ले जाते हैं, जिससे सारे इंसान फिर से जिंदा हो जाते हैं। और साथ ही कुछ खास इंसानों में रूलर्स अपनी पावर्स को भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि इंसान इतना स्ट्रॉन्ग बन सके कि वो खुद मॉन्स्टर से फाइट करके अर्थ को दोबारा डिस्ट्रॉय होने से बचा सके। और इन्हीं खास पावर्स वाले इंसानों को हंटर्स कहा जाता है। और इसी बीच शैडो मोनार्क इस मिशन में फेल होने के बाद अपने लिए ह्यूमन वेसल ढूंढने लग जाता है, क्योंकि वो खुद एक सेलेस्टियल बीइंग है, उसकी खुद की फिजिकल बॉडी नहीं थी। इसीलिए उसे एक होस्ट चाहिए था जिसकी बॉडी को वो कंट्रोल करके वो डार्कनेस की जगह धरती पे एक इंसान की बॉडी में अपनी जिंदगी बिता सके। और आर्किटेक्ट वो एंटागनिस्ट है जिसे शैडो मोनार्क ने ह्यूमन वेसल ढूंढने का काम दिया। और इसीलिए आर्किटेक्ट ने इस कंटेनेंट टेंपल को बनाया था, जहां उसने एक एग्जाम के जरिए जिन्मू को चूज करा। और क्योंकि शैडो मोनार्क खुद इतना पावरफुल था, उसकी सारी पावर्स को एक साथ जिन्मू की बॉडी में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता था, क्योंकि इसमें जिन्मू की जान भी जा सकती थी और कहानी वहीं पे एंड हो
हो जाती। इसीलिए आर्किटेक्ट ने एक सिस्टम बनाया जहाँ उसे छोटे छोटे मिशन कंप्लीट करने पे आर्किटेक्ट उसे फ्रेगमेंट के रूप में शैडो मोनार्क की पावर्स को ट्रांसफर करता था, ताकि जिन्वो धीरे धीरे पावरफुल बने और अपना लेवल अप करता जाए, ताकि शैडो मोनार्क को उसकी बॉडी कंट्रोल करने में कोई भी मुश्किल ना हो। और एक वक्त आता है जब जिन्वो सबसे ज्यादा पावरफुल बन जाता है, तब शैडो मोनार्क उसके सामने आता है और अपनी पूरी लाइफ स्टोरी उसको सुनाता है। और उस समय तक जिन्वो ने शैडो मोनार्क को छोड़ के बाकी सारे मोनार्क्स को मार दिया था और पूरी इंसानियत को भी बचा लिया था, और रूलर्स भी अपनी एंडलेस फाइट से फ्री हो गए थे, बातें करे रात भर और फाइट करे इसीलिए शैडो मोनार्क जिन्वो को अपना सक्सेसर चुनता है और अपनी सारी पावर्स को जिन्वो की बॉडी में ट्रांसफर करके खुद एटर्नल स्लीप में चला जाता है, जिससे जिन्वो की बॉडी तो जिन्वो की ही रहती है, लेकिन उसके अंदर शैडो मोनार्क की पावर आ जाती है, जिससे जिन्वो बन जाता है अगला शैडो मोनार्क। तो यही थी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक की ऐशबॉर्न शैडो मोनार्क की फुल लाइफ स्टोरी। और गाइस मुझे पूरा यकीन है कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप लोगों के लिए सोलो लेवलिंग एनिमे को देखना समझना और सिंपल और इजी हो जाएगा। और ऐसी वीडियोस इस चैनल पे आती रहेंगी। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर देना। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।